खबर में खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे कोस्ट हैं मियाँ शाहिद साहब। खबरें और उसके बाद हम अपने मेहमानों से भी उनका टेक लेंगे। एहतजाज थम चुका है और ईरानी हुकूमत के हक़ में भी कुछ मुजाहरे हुए हैं। इसके बावजूद क्यों ये कहा जा रहा है कि ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल तो है, मगर दोनों तरफ के इशारे दे रहा है। एक तरफ ये कि वो शायद हमला ना करे और दूसरी तरफ ये कि वो किसी वक्त कुछ भी फैसला कर सकता है। बहरहाल अभी तक दुनिया इस ख़तरे से निपटने के लिए मेरे ख्याल तैयार रहना चाहिए। रूस, चीन, ईरान की किस हद तक मदद करेंगे, हम ये बात कर चुके हैं कि वो शायद कोई अमली तौर पर तो मदद ना करें, मगर वो अपना काम जो है वो करते रहेंगे जिस तरीके से। और वैसे वहाँ पे सुना है कि फुटप्रिंट्स हैं चीन के और रूस के, उनका एक ताउन आपस में मौजूद है। इसके बाद अमेरिका ने बहुत से मुल्कों पे जो पाबंदी लगाई है, जो इमिग्रेंट वीज़ा की जो प्रोसेस का जो सिलसिला था, उस पर पाकिस्तान का नाम भी उसमें आया है। तो हमारे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात उनसे, तो ये क्या हुआ, इस पर बात करेंगे। उधर हम देख रहे हैं कि नए डिज़ाइन के नोट जो हैं उनकी ज़रूरत क्यों पेश आई। मैं देख रहा था ये नोट तो खैर स्टेट बैंक छापता है, उसका प्रिंटिंग प्रेस, मगर इसके लिए ठेका तो देना पड़ेगा अपना स्याही का, कागज़ का, सिक्योरिटी जो स्टफ़ होता है, ये ना करते। इसकी बजाय अगर आज हमारे रुपए को अफ़गानी के बराबर ले आते, क्योंकि मैं अभी देख रहा था 65 अफ़गानी का $1 है, यहाँ 280-84 रुपए का है। हजूर, आपके जितने जीनियस मौजूद हैं, सिर्फ 65 रुपए का वो कर दें, नोट हम पुरानों से गुजारा कर लेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को अचानक क्यों तब्दील किया गया। हम बिला वजह बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ों में कुछ खबरें ढूंढते हैं, वो रीड टू मच इनटू इट, लेकिन मियाँ साहब हमें गाइड करेंगे। जी मियाँ साहब, ये अब हमें ज्वाइन कर लिया है जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, मुमताज़ दफ़ाई तजिया निगार हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने वक्त दिया। तो हम ये समझें कि ख़तरात से हम निकल चुके हैं, यानी वैसे यकीन नहीं आता ट्रंप साहब की मौजूदगी में ये दुनिया ख़तरात से निकल पाए, मगर एक खबर ये है कि अब कुछ चूँकि ठहराव आ गया है, और ये भी उसने कहा है कि क्योंकि फांसियाँ अभी तक यानी ताद हमें गुफ्तगू नहीं हुई, तो ये हम समझें कि वो बाज आ जाएगा, दुनिया को प्लंज नहीं करेगा इस क्राइसिस में, या आई थिंक एनीथिंग कैन हैपन। जनरल साहब जी, ट्रंप साहब का जो अमेरिका है वो अपने एक मकसद पे चल रहा है और उस मकसद के असूल तक वो जारी रहेंगे। अगर ये इस दफ़ा नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम करेंगे। जो पहली दफ़ा तो नहीं हुआ ईरान में रजीम चेंज की जो कोशिश है, ये पिछले 2 अदवार में भी होती रही, लेकिन वो नाकाम रहे। ये तो ईरानियंस को क्रेडिट दें कि 40 साल की जो उनके ऊपर बंदिशें लगी हुई थी, उसके बावजूद वो एक मुआशरा चल रहा है और बड़ा मजबूती से चल रहा है, क्योंकि इसराइल का जो पहले स्ट्राइक थी इनके ऊपर, उनका कोशिश ये थी कि स्ट्राइक के नतीजे में शायद रजीम चेंज हो जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ इनका। अब ये जो अंदर से इन्होंने कोशिश की है अपने लोगों को चढ़ा के उनके साथ, जिनके गुमाश्ते वहाँ मौजूद हैं, और इसमें अफगानी भी हैं, इसमें भारतीय भी हैं, और इसमें इराक की तरफ से भी तरंदाजी हो रही है। तो कोशिश तो कर रहे हैं वो, लेकिन इस दफ़ा अगर ये टल गया तो नेक्स्ट टाइम फिर होगा ये, क्योंकि ईरान के 2 मसाइल हैं। एक तो ईरान का अपना तेल है, दूसरा ये कि ईरान इस वक्त जो कमज़ोरी उसकी ईरान की है, क्योंकि उसके जितने भी ये तंजीमें थीं जो उसकी मदद कर रही थीं, चाहे वो हिजबुल्लाह थी, चाहे वो हमास थी, चाहे वो हूतीस थे, वो कमज़ोर पड़ गई हैं। तो ईरान की वो जो ताकत थी अपने ऊपर से ख़तरा टालने के लिए मशरिक़ वस्ता में दूसरे ममालिक को तंग करने की, वो काफ़ी कम हो गई है। तो ईरान अभी इस लिहाज से कमज़ोर भी है। और फिर अब ईरान के नॉर्थ ईस्ट में देखिए एक छोटा सा समुंदर का टुकड़ा है जिसको आमतौर पर नज़रअंदाज कर दे, कैस्पियन सी की रिसोर्सेज जो है वो भी अगर एक्सप्लॉइट होना शुरू हो जाए तो फिर ट्रंप साहब का जो अमेरिका है वो बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि इनका यहाँ भी बहुत ज़्यादा तेल और गैस के ज़खायर मौजूद है कैस्पियन सी में भी। और आज से को 5 साल पहले अल्लाह करे ये खतरा टल गया हो या टल जाए, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी खतरनाक आ रही हैं कि कोई 48 घंटे का टाइम दे रहा है, कोई 24 घंटे का टाइम दे रहा है, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया बाकायदा तौर पर टाइम दे रहे हैं। और बरतानिया की जानिब से भी ये खदशात का इजहार किया गया है, यूरोप दीगर ममालिक जो हैं उनसे भी खदशात का इजहार किया गया है कि ट्रंप हमला करेगा। अगर ये हमला होता है सर, तो क्या वो फ़ज़ाई हमला कर सकते हैं, ये लॉन्ग रेंज मिसाइल जो हैं वो बरसा सकते हैं ईरान पे? देखिए, उनके पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, क्योंकि उनके पास लॉन्चिंग पैड्स हैं, नज़दीक खत्ते में हैं, एयर फोर्स के लिए भी और मिसाइल्स के लिए भी। उनके एयरक्राफ्ट कैरियर भी इस खत्ते में मौजूद हैं, वो दोनों स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन इस स्ट्राइक से वो नतीजा क्या हासिल कर सकते हैं?
उनके वो चेन चाहते हैं वो स्ट्राइक के नतीजे में नहीं होगी। अगर ये स्ट्राइक की उन्होंने तो ईरानी, जिस तरह आप बात कर रहे थे इब्तदाइये में, ईरानी भी आस्ता आस्ता अपने आप को रिकवर कर रहे हैं और तेहरान में बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ हुकूमत के हक में और बाकी शहरों में भी लोग अभी इस बात समझ गए हैं कि ये कोई जो कुछ भी ईरान के हालात डेफिनेटली खराब है, वहाँ पे 40 साल से बंदिशें लगी अच्छा हैं। जनरल वहाँ साहब, की मैं हालत माफ़ी चाहता हूँ, मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूँ। हमें ईरानी साफ़ी जनाब जॉन हुसैन साहब ने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच हुसैन साहब आपके वक्त के लिए। आप चूँकि वहाँ से ज़्यादा आपको खबरें आ रही हैं, तो क्या अब वो जो प्रोटेस्ट का सिलसिला है वो थम चुका है और क्या सज़ा व जज़ा भी अभी ख़त्म है, जिसके हवाले से बड़ा वावेला था कि जी लोगों को कैपिटल पनिशमेंट या फांसियाँ दी जा रही हैं? करंटली वहाँ क्या सिचुएशन है, पहले तो ये बताएं और फिर हम देखते हैं कि ईरान की तैयारी क्या है इस हवाले से। जनाब हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। थर्सडे और फ्राइडे को जो वायलेंस एस्केलेट हुई, उसके बाद बिल्कुल जो प्रो गवर्नमेंट रैलीज, मैसिव रैलीज जो निकली, उसके बाद बिल्कुल प्रोटेस्ट जो मसले मसाइल के हवाले से थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए और उसके साथ साथ जो राइट्स थे या जो वायलेंस थी वो भी ख़त्म हो गई। IRIB पिछले 3 दिन से ये चीज़ ब्रॉडकास्ट कर रही है, ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी, कि उनको मुसलसल 24-24 घंटे के पीरियड्स में कोई वायलेंस जो है वो या कोई प्रोटेस्ट रिपोर्ट नहीं हुई। और हम भी ऑन ग्राउंड यही देख रहे हैं, लोकल जर्नलिस्टिक चैनल्स भी यही कह रहे हैं। एट द सेम टाइम जो एग्जीक्यूशंस का मामला है या जो कैपिटल पनिशमेंट का मामला है, देखिए ईरान में जो इन द फर्स्ट प्लेस ये जो बात है कि एकदम से 1-2 दिन में किसी को फांसी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। 12 दिन की जंग के बाद भी जो फांसियां हुई वो आप देख रहे हैं कि वो फांसियों का सिलसिला अभी शुरू हुआ था कुछ टाइम पहले और अभी तक चल रहा है। तो इट्स नॉट अ प्रोसेस वेयर देयर इज जुडिशियल इंटरफेरेंस और वेयर देयर इज नो ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल। बिल्कुल यहाँ पे जुडिशियल निज़ाम अलग है और अगर देनी होंगी इनको कैपिटल पनिशमेंट्स तो ये कह रहे हैं कि हम देंगे, लेकिन फिलहाल इनका कोई जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको कोई ऐसा नजर नहीं आता कि वो कैपिटल पनिशमेंट देंगे। लेकिन जॉन साहब, वहां तो की जो this is सूरत something हाल है, जी। एग्जैक्ट सूरत हाल वो क्या है? क्योंकि जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें ये भी खबरें आई कि 10,000 के करीब जो है वो बंदा मर चुका है वहां पे जो प्रोटेस्ट हो रहे थे। फिर उन्होंने डिलीट भी जो है वो इसका ट्वीट डिलीट कर दिया। इस हवाले से और भी खबरें आ रही हैं कि वहां पर जो है वो अगर हमला होता है तो रूस और चीन जो है वो भी अपना असला वहां पर पहुंचा चुके हैं। असल हकीकत क्या है वहां की, कि अगर हमला होता है तो ईरान की तैयारी क्या है? पहले तो देखिए, वेस्टर्न मीडिया कभी भी फेयर नहीं रहा, क्रेडिबल नहीं रहा जब भी ईरान जैसे ममालिक की बात आती है। ये 1953 में मुसद्दिक को जब ओवरथ्रो करने के लिए कूड डेटा आया था तो बीबीसी ने बाकायदा एक्सेप्ट किया था कि वो उस वक्त प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे। रिचर्ड बॉयल का इसके ऊपर आर्टिकल है, आप देख सकते हैं। बीबीसी ने बाद में खुद भी कबूल किया इस बात को। तो वेस्टर्न मीडिया तो कोई 350 का नंबर दे रहा है, कोई 500, कोई 1000, कोई 12,000, कोई तो ये भी कह रहा है कि गाजा से ज्यादा मासूम लोग ही जाने गए हैं यहाँ पे। देखें, रियलिटीज ऑन ग्राउंड आर कंप्लीटली डिफरेंट। आज डिफेंस मिनिस्टर नासिर ज़ादे का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जो फेटालिटीज हैं 60% फेटालिटीज सर के ऊपर ब्लजनिंग यानी सर के ऊपर मैनुअल ब्लोज से की गई हैं। उसके साथ साथ ये जो लोग मरे हैं उनमें से काफी ऐसे लोग भी हैं जो जिनको ड्रग्स मतलब दे वर अंडर द इन्फ्लुएंस, और ये बाकायदा एक प्लानिंग के थ्रू ये प्रोजेक्ट जो है वो किया गया था। बाकायदा लोगों को पैसे मिल रहे थे मारने के लिए, $5,000 मर्डर के लिए, $1,500 से $2,000 गाड़ियों को और बिल्डिंग्स को आग लगाने के लिए, हत्ता के छोटे छोटे हरासमेंट्स के और इंसाइटमेंट के वाकयात पे भी $100 मिल रहे थे लोगों को। तो इट वाज अ प्लान प्रोजेक्ट। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मोसाद ने खुद कबूला है, हैरेट्स की रिपोर्ट है बहुत बड़ी इसके ऊपर कि किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है मोसाद को और ईरानी एजेंट्स को। तो दिस इज नॉट समथिंग न्यू। जब भी वेस्टर्न मीडिया की बात आती है ईरान के ऊपर तो आई थिंक इट्स हाईली जो है डाउटफुल। आप अभी भी देख लें जिस तरीके की वेस्टर्न रेटरिक आ रही है, कभी ट्रंप साहब कुछ और बयान करते हैं, जंग होगी नहीं होगी कैसे होगी। अभी बता दिया है ट्रंप साहब ने, ईरान को इन्फॉर्म किया है कि हमारा कोई प्लान नहीं है अटैक का, हम अटैक नहीं करेंगे। और उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये भी कह दिया है कि कोई किलिंग नहीं हो रही ईरान के अंदर प्रोटेस्टर्स की। तो आई मीन अच्छा, मैं एक और पहलू से आता हूँ हुसैन साहब, मैं अब हमारे साथ ही हैं, मैं जनरल साहब को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। जनरल साहब, दो बातें मैं आपसे पूछूंगा। एक तो ये कि जो पिछली दफ़ा जंग हुई थी उसमें जाहिर है नुकसान हुआ ईरान का, लेकिन एक बहुत बड़ा जो एक इनविंसिबिलिटी थी इजराइल की या अमेरिका की जो ताकत की, जो वो एक बड़ा एक्सपोजर हुआ था। और अब अगर ये ऐसी जंग होती है और फिर ये ईरानियन हुकूमत ये कह चुकी है कि इस बार वो कोई अलामती स्ट्राइक नहीं करेंगे अल-हदीद पर, तो अल्लाह ना करे ये सिनेरियो हो, बट यू नो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो आप क्या समझते हैं कि ये इसमें इस बार ज़्यादा ये इनको ज़ख्म नहीं उठाने पड़ेंगे ईरान के खिलाफ जारियत के ज़िमन में? जनरल साहब जी, इस दफ़ा अगर ट्रंप साहब ने
कोशिश की तो ईरान तो बड़ा वाजे कर चुका हुआ है। वो ईरान का सर्वाइवल का मसला है। ईरान तो कभी इसमें हिचकिचाएगा नहीं और नुकसान बहुत लोगों का होगा। कतर का नुकसान भी होगा और कतर के अलावा जो हमारे दोस्त ममालिक हैं जहाँ पर अमरीकी अड्डे मौजूद हैं उनका भी नुकसान होगा, क्योंकि देखिए अमेरिका ने एक तो मुँह जोर घोड़े की तरह चल रहा है, जिसको जिस चाहे। अमेरिका को क्या हक हासिल है कि वो ईरान में लोगों को कहे कि आप अपना जो हुकूमत है वो बदलें। ईरानी लोगों की अगर ख्वाहिश है वो खुद बदल लेंगे खुद अपने हुकूमत को। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने 40 साल से ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाई हुई है, क्यों कि जो एटमी ताकत ना बने, क्यों ना बने अपनी ताकत को। इसराइल को अगर बना सकता है अमेरिका खुद बन सकता है, तो दुनिया में एक ही मुल्क है जिसने एटमी हथियार इस्तेमाल किए हुए हैं, वो अमेरिका है। उन्होंने तो दुनिया को तबाही के धाने पर खड़ा किया हुआ है, इस वक्त भी लगे हुए हैं वो सारा कुछ अपना करने के लिए। इसलिए ईरान से अगर वो तवक्को करते हैं कि वो इस तरीके से डर के पीछे हट के बैठ जाएंगे, तो ईरानी नेशनलिज्म को मेरा ख्याल है समझने में मगरबी मीडिया भी बहुत गलती कर रहा है। ईरान ने जब भी एज ए नेशन उनके ऊपर खतरात आए हैं तो ईरान हैज स्टूड लाइक अ रॉक। हम 8 साल की जंग भूल गए इराक के साथ, उस वक्त भी तो सिवाय पाकिस्तान। अच्छा जनरल साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ, आपसे ही सवाल है, फिर मैं मिस्टर हुसैन की तरफ आता हूँ। जनरल साहब, जहाँ जहाँ रजीम चेंज हुई है, लिबिया, शाम, इराक, आज लोग कहते हैं कि जन्नत नज़ीर ज़माना था सदाम का, वो डिक्टेटर था, भले कुछ भी था। मुअम्मर कज़ाफ़ी भी, यहाँ से हम नौकरियाँ लेने पाकिस्तान से लोग लिबिया जाया करते थे। तो एक तो ये, और फिर हम देखते हैं कि वेस्टर्न, अभी मैं ख़ास तौर पे ज़रूर बात करूँगा, आज तो इंडिया भी तनकीद कर रहा है मलाला साहिबा पे जो नोबेल प्राइज़ याफ्ता हैं, कि उन्हें आज उन औरतों की ज़िंदगी नज़र नहीं आती जो 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 इराक में औरतों का हाल हुआ, जो गज़ा में औरतों का हाल हुआ। एंड आई एम नो सपोर्टर, और मेरी कोई अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं है ईरानी रजीम के लिए। हम तो मुसद्दक के हामी थे जिसका तख्ता उलट के इनको लाए थे ये, मगर उनको क्या हक पहुंचता है? और क्या ये फिर ये प्लान लोग हैं उनके, जो कि पोस्टर गर्ल है वो उनकी, के वो इस तरीके से बयान दे रही हैं? देखिए, मलाला को तो समझने में हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि मलाला को नोबेल प्राइज भी दिया गया, सब कुछ दिया गया, उससे तो जो कहा जाता है वो कह देती है। लेकिन मसला तो अपनी जगह मौजूद है ना। दुनिया की तबाही में जिस तरीके से गुज़श्ता को चंद सालों से आप देख रहे हैं, आपने मुल्कों का नाम लिया, उन मुल्कों की जो हालत है, आज मैं ये पढ़ रहा था, एक जो कज़ाफ़ी साहब की साहबजादी हैं, ओमान में पनाह लिए हुए हैं, उन्होंने एक ईरानियों के लिए ख़त लिखा है। उसने कहा है जी कि लीबिया में कज़ाफ़ी साहब इनकी बात मान गए थे, इनके धोखे में आ गए थे और इनके साथ डील कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने लीबिया का जो हाल किया वो आपके सामने है इस वक्त, और यही हाल उन्हें ईरानी लोगों को, ईरानियंस को ये वार्निंग दी है कि आप अगर इस तरह रॉक की तरह खड़े हैं तो खड़े रहे, वरना अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो आपका भी हाल वही होगा जो लीबिया का हाल होगा। अमेरिका इज नो। जोम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, क्योंकि हम मुमकिन हमले की बात कर रहे हैं जो अमेरिका करने वाला है, और आप कहते हैं कि खतरा टल गया है। चंद दिन पहले ट्रंप ने एक बयान दिया था कि प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट करते रहें, मदद आ रही है। तो क्या जो ईरान के दोस्त हैं, रूस और चीन, वहाँ से भी कोई मदद आई है? जो कि खबरें आ रही हैं कि वहाँ का ईरान की फ़िज़ा में जो रशियन Su-57 तैयारे हैं वो भी प्रवास कर रहे हैं, और जो चाइना का HQ-9 दिफाई निज़ाम है वो भी नस्ब कर दिया गया है। अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो क्या ईरान सरप्राइज दे सकता है, और वो सरप्राइज कैसा होगा? जी, जहाँ तक ट्रंप साहब की ट्वीट की बात रही और ख़तरे की बात रही, ईरानी बिलीव करते हैं यहाँ पे कि ख़तरा अभी भी है, और हो सकता है कि ट्रंप साहब सिर्फ साइकोलॉजिकली जो है वो कोशिश कर रहे हो कि कंफर्टेबल कर दें ईरान को। साथ साथ अगर बात करें रशिया और चाइना की, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है इस चीज़ की। बहरहाल रिपोर्ट्स आई हैं कल भी कि जब एयर स्पेस बंद था, नोटम इशू हुआ था, तो कुछ फाइटर जेट्स जो है वो पेट्रोलिंग कर रहे थे बॉर्डर एरियाज के पास। किसके फाइटर जेट्स थे, क्या था, वो चीज़ कंफर्म नहीं है। बात रही ईरान के सरप्राइज अटैक की, आई एब्सोल्युटली एग्री विथ यू, बिल्कुल सही आपने कहा। ईरान जो है वो सरप्राइज अटैक कर सकता है, और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, इन्होंने अपनी जो स्ट्रेटेजिक, जो अपनी पहले पॉलिसी इनकी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की नहीं थी, सिर्फ रिएक्टिव स्ट्राइक्स की थी। अब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स भी इन्होंने जो है एक पॉलिसी बना ली कि अगर इमिनेंट थ्रेट हमें फील हुआ तो हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं। कौन से स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं जहाँ पे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स हो सकते हैं? डायरेक्टली ऑफ कोर्स इजराइल है जहाँ पे अटैक हो सकता है, बिल्कुल वो तो क्लियर टारगेट है।
उसके साथ साथ यूएस के जो कैरियर्स हैं, जो बेसेस हैं, अल उदैद, ऐन अल असद, प्रिंस सुल्तान, ये जो बेसेस हैं इनके ऊपर भी हमला हो सकता है। साथ ही साथ जो अमेरिकन कंपनीज की जो 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 शिपिंग जो भी एसेट्स हैं उनके ऊपर भी हमला हो सकता है। तो देर आर थिंग्स विच आर देयर, और ईरानी ऑफिशियल्स का कहना ये है कि हमारे पास ऐसा सरप्राइज है जो आपको जो है मालूम भी नहीं है, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो लेट्स सी इफ अच्छा, एक और बात जॉन सैन साहब, एक बहुत अहम बात आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ। पहले ये प्रोपेगेंडा हुआ कि अली खुमैनी जो हैं वो शायद जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, वो भी उसको खबर भी बाद में पता चला कि वो शायद प्लांट की गई थी। मगर अब ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अपनी एक वसीयत लिख दी है। मैं नहीं जानता ये बात दुरुस्त है, क्योंकि आजकल प्रोपेगेंडा और इसका दौर है सोशल मीडिया का, बट आई वुड लाइक यू टू कंफर्म इट। और सेकेंडली उन्होंने अपना नायब भी नामजद कर दिया है। इज देयर एनी सब्सटेंस इन ये जो खबरें आ रही हैं जॉन साहब? देखिए, खामनाई साहब को बहुत टाइम हो गया है, आई थिंक आई बिलीव 89 या 90 से वो विलायत फ़कीह की पोजीशन, सुप्रीम लीडर की पोजीशन पे हैं। आज तक जब से वो सुप्रीम लीडर बने हैं, आज तक वो ईरान से बाहर नहीं गए, कहीं भी नहीं गए, कहीं भी दौरा नहीं किया। साथ ही साथ जो जंग लड़ी उन्होंने खुद से फिजिकली, एक हाथ उनका सीधा हाथ जो है वो काम नहीं करता। असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए, 12 दिन की जंग भी उन्होंने देखी, ईरान इराक वॉर देखी, तो ही डिड नॉट रन अवे। ही इज नॉट सिर्फ वो एक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल लीडर भी है ईरानियों के लिए। तो ही डिड नॉट रन अवे। और कुछ मीडिया तो हद तक ये भी कहता है कि डेल्टा फोर्स जो है वो तेहरान में एंटर हो रही है। बहरहाल उस पर बात हो सकती है बहुत ज्यादा, लेकिन जहां तक वसीयत पे बात रही, कोई ऐसी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हुई है। जो आयतुल्लाह खुमैनी जब पास अवे हुए तो जाहिर है बहुत सारी चीज़ें सामने आई और सिस्टम जिस तरीके से काम करता है वो सामने आया। लेकिन असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जो है वो चूज़ करते हैं सुप्रीम लीडर को, और उनके जो निज़ाम है, उनका जो सिलेक्शन और रिमूवल का प्रोसीजर है, वो सारा असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के थ्रू ही होता है। ये चीज़ें डिक्लेयर नहीं की जाती, वसीयत हो भी तो डिक्लेयर नहीं की जाएगी। दैट इज़ माई रीडिंग ऑन दिस। अच्छा जन साहब, मैं आपसे सवाल करूंगा सर, जब औरतों की पाबंदी की बात होती है कि ईरान में औरतों पर पाबंदी है, तो हमने तो देखा है और ये नज़र भी आया है कि वहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, और वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा PhD जो है वो ख़वातीन हैं, और बड़ी पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, और हर शोबे में वो अपना जो है वो किरदार अदा कर रही हैं। और रज़ा पहलवी साहब जो हैं उनके दौर में जो है वो हिजाब पर पाबंदी लगी थी, और अभी भी रज़ा पहलवी का मैं एक बयान देख रहा था कि अगर मैं आ गया और रजीम चेंज होगी तो एटमी प्रोग्राम जो है वो फौरी ख़त्म कर दिया जाएगा, मिसाइल प्रोग्राम फौरी ख़त्म कर दिया जाएगा, और जो इजराइल है उसको फौरी तौर पर तस्लीम कर लिया जाएगा, और जितने मजहबी अकायद हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, और मुआहिदा इब्राहिमी पे फौरी दस्तखत कर दिए जाएंगे। क्या ईरानी मानेंगे ऐसा? फिर ईरान में अगर मानना होता तो हार मान लेते ना। अभी तक मैंने जैसा आप कहा कि पहली दफ़ा नहीं कोशिश कर रहे हैं। ये तो मेरे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ये तकरीबन 20-25 साल में तीसरी या चौथी कोशिश है जो मगरबी दुनिया कर चुकी है ईरान में रजीम चेंज के लिए। और रजीम चेंज करने का लाने का उनका प्रोग्राम है, जिनको वो लेकर गए हुए वहाँ पर बैठे हुए वो लोग, वहाँ पे अपनी दौलतों से मज़े उड़ा रहे हैं वो लोग। उनके बयानात पे अगर आप जाएंगे तो फिर तो हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि हम ईरानियन नेशनलिज्म को समझने में गलती कर रहे हैं। अच्छा जन साहब, मेरा आखिरी सवाल है, मैं चाहता हूँ मैं आपसे एनलाइटन ले लूँ आप, क्योंकि ये आपकी यानी महारत है इसमें। वो मुख्तलिफ नक्शे तकसीम कर रहे हैं, 5 टुकड़े करेंगे, सिस्तान बलोचिस्तान, ये इधर ये कहानियाँ जो सुना रहे हैं। डू यू थिंक दे, यानी आपने पहले फरमाया था कि भाई हम उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल होगा विद ऑल देयर माइट एंड द नेशनलिज्म इन द फेस ऑफ पर्शियन नेशनलिज्म? जनरल साहब, नहीं, ये नहीं पॉसिबल नहीं होगा। ये आपने, अगर आपको याद हो, जब ये वेनेजुएला में जब हुआ था, उसका नेक्स्ट जो पोम्पियो थे, उनके जो CIA डायरेक्टर थे, बाद में फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं इनके, तो उन्होंने कहा था नेक्स्ट स्टॉप बलूचिस्तान। उनका मकसद यही है कि ईरान को जेर नगी करके उसके बाद फिर वो आए। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान से इंटरेस्ट उनको ये है कि भाई आप देखिए, मिनरल रिसोर्सेज तो एक तरफ है ना, अरेबियन सी के ऊपर बैठा हुआ दूसरी चीज़ है। अभी मेरे दोस्त जो ईरानी साहब की बात। अच्छा जनरल साहब, ये भी फरमाइएगा ज़रा, मैं ये भी चाहूँगा कि ये जो 15,000 पता नहीं मील पे कितना वो उनका बड़ा मिसाइल वो फेंक, मिसाइल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मगर जब तक ज़मीन पे बूट ना हो तो आप रजीम तो कुछ चेंज नहीं कर सकते। और फिर आप आवाम भी देख रहे हैं कि तकरीबन जुड़ गई है ईरानी रजीम के साथ। जनरल साहब, ये देखो, बूट्स ऑन ग्राउंड बस मेरा ख्याल है कभी भी अमेरिका की ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि अमेरिका में बहुत बुज़दिल कौम है। ये ऑन ग्राउंड जाकर उनको लड़ना पड़ेगा। आपने देख लिया था अफगानिस्तान में, तो वो किस तरह भागे थे इस तरीके से। तो वो ये ऑन
उनका कोशिश यही है कि किसी तरीके से इतना प्रेशराइज कर दो, अवाम को इतना तंग कर दो कि वो मजबूरी के तहत आके जो रजीम है चेंज कर देंगे। लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं। मैं पहले दिन से बात करूं कि हम पर्शियन नेशनलिज्म को हम समझने में गलती कर रहे हैं बस। जल साहब, ये अगर आपने हमें गाइड किया। जॉन हुसैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जो हम मेकआउट कर सकते हैं दोनों मेहमानों और इन दोनों माहिरीन की, इससे तो मुझे लगता है कि ये ईरानी रजीम अगर वीक हुई भी थी तो फिर जो फॉरेन, जिस तरह कल हमने कहा था, अगर बाहर से थ्रेट आएगी तो अंदर की जो डिवीजन्स हैं वो गायब हो जाती हैं थोड़ी देर के लिए या ज़्यादा देर के लिए। बहरहाल देखते रहेंगे, आंखें खुली रखनी पड़ेंगी। ईरान को कुछ भी हो सकता है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे अमेरिका के बाद यूरोप भी क्या वीज़ों पर पाबंदी लगाने जा रहा है। ये मैं सोशल मीडिया का एक रबिश है या दुरुस्त सच्चाई है, इस पर बात करेंगे। नए नोटों पर बात करेंगे, अडयाला जेल की भी बात कर लेंगे जायका बदलने के लिए। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर करामुल हक मुमताज़ मेशदान हैं, लिखारी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आज जब देख रहा था और हम थोड़ी रिसर्च देख रहे थे तो मैंने ये कहा कि जी नए डिज़ाइन आ रहे हैं नोटों के, तो मैंने सोचा कि यार हम पुराने नोटों से काम चला लेंगे। अभी मैं देख रहा था कि एक 65 अफगानी का $1 आता है। खुदारा ये जितने जीनियस बैठे हुए हैं जो हमें विजन 25 देते थे, अब 28 दे रहे हैं अपने किबला एहसन इकबाल साहब, ये तमाम जो जीनियस हैं, ये क्या 65 रुपये पे अगर ले आएँ और भले से हमें नया नोट ना दें, तो एक तो मेरा ये आपसे थी, तो इसमें क्या है, इससे क्या हमारी मैशत छलांगे लगाना शुरू कर देगी डॉक्टर साहब? इसमें क्या हिकमत है? और फिर 20,000 के नोट की बात हो रही है, ये वैसे ही बेपर की है डॉक्टर साहब। नहीं, शुक्रिया। वैसी 20,000 वाली तो खैर वाकई बेपर की है, मगर इस वक्त की जो मनी इन सर्कुलेशन है वो 10.9 ट्रिलियन है। अब आप देखिए कि एक तरफ हम डिजिटाइजेशन की बातें कर रहे हैं और रोज़ ये बावर करवाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से डिजिटाइजेशन की तरफ मूव करे इकॉनमी में, और दूसरी तरफ रियासत जो है वो नोट पे नोट प्रिंट किए चले जा रही है। और उसकी वजह से आपको पता है कि जो महंगे कर्जे लिए जाते हैं बैंकों से, फिर उसके ऊपर सूद की अदायगी में ही सारे टैक्सेस चले जाते हैं, और जो सूबों को भी हिस्सा दिया जाता है वो भी मज़ीद कर्जे लेकर, और आवाम के लिए तो फिर बहुत ही मुश्किलात पैदा हो जाती है, क्योंकि ये सूद भी मैं और आप ही अदा करते हैं अपने टैक्सों से। और इस वक्त बड़ी हैरानगी की बात ये है कि बजाय इसके कि हम अपनी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ तवज्जो देते, हम ये बातें बस करते रहते हैं कि जी हमने प्रोग्राम बना लिया है, प्रोग्राम इससे पहले हमने ये प्रोग्राम बनाया था, उससे पहले, जैसे आपने कहा कि विजन्स की कमी नहीं है, मगर विजन्स का क्या फ़ायदा अगर वो सिर्फ पेपर पर ही रहें और कभी मटीरियलाइज ना हो सकें। मगर डॉक्टर साहब माफ़ी चाहता हूँ, ये विजन जो है ये हारर बन जाता है, हारर 25, हारर 30, ये विजन आवाम के लिए तो हारर ही है। जी देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि जो मुल्क ना सिर्फ 250 मिलियन की आबादी के करीब पहुंच चुका हो, बल्कि उसके पास रिसोर्सेज इतने अबंडेंस में हों कि बहुत कम ममालिक ऐसा सोच सकते हों, मगर उसकी जो है मईशत, वो दुनिया की मईशत में हमें तो फिर 5वें नंबर पे ही होना चाहिए था, क्योंकि हमारी आबादी भी दुनिया के 5वें नंबर पर है, मगर देखिए हम 40 से भी नीचे हैं। तो विजन अपनी जगह पर, मगर हकायक तो बाहर कैफ नहीं जुटलाए जा सकते हैं कि हम जितना ज़्यादा IMF के प्रोग्राम्स में रहेंगे, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात फिर मैं मियां साहब आपको आप बात कीजिएगा। मियां साहब एक बात कर लूँ मैं, ये 2000, ये जो बस इसके बाद आप ये बताइए कि 2028 में $60 बिलियन पे एक्सपोर्ट चली जाएगी, 2028 में हम IMF से को खुदा हाफिज कह देंगे। हाउ रियलिस्टिक दीज क्लेम्स आर? देखिए, इनके पीछे दरअसल सवाए ख्वाहिशात के कोई अमली जामा तो है नहीं। अगर रोड मैप दिया जाए, बताया जाए कि ये फेजेस होंगे, इस फेज में ये मरहले में हम ये काम करेंगे, उससे अगले मरहले में ये काम करेंगे, फिर उसकी हम वैल्यूएशन भी करेंगे, तो जो साइंटिफिकली प्लान लिखे जाते हैं उसके अंदर क्लियर रोड मैप दिए जाते हैं, और फिर उन पर अमल दरामद करने की स्ट्रैटेजी भी साथ ही बताई जाती है। ये तो सिर्फ बातें हैं। इस तरह की बातें लिखने से आप चाहे उनको जितना मर्जी कागजों पे लिख लें, मगर पाकिस्तान के ज़मीनी हकायक ऐसे नहीं है कि ये दावे पूरे होते हुए नजर आए। जी मियां साहब। सर, कल काबीना के इजलास में इसकी मंजूरी दी गई है नए नोटों की, और कहा गया है कि सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं वो बड़े जदीद रखे गए हैं और इसके लिए गैर मुल्की माहिरीन की भी खिदमात ली गई हैं।
लेकिन इससे पहले ही जो सोशल मीडिया पर ये लीक हो जाता है डिज़ाइन, और उसमें जो है बांध बांध की बातें होती हैं कि सिक्योरिटी जो फीचर्स हैं उसमें नवाज शरीफ की भी तस्वीर होगी, सदर जरदारी की तस्वीर होगी, फिर कायदे आज़म की भी होगी और फातिमा जना जो है उनकी भी तस्वीर होगी। तो इस तरह के अगर नोट चेंज करने हैं तो इसका एक तरीका भी तो हो सकता है, बेहतर तरीका, जिससे ये नोट चेंज किए जा सकते हैं। दूसरा, ये 100 रुपये का, 50, 500 का, 1000 का और 5000 का नोट जो है वो तब्दील किया जा रहा है। 5000 के नोट के बारे में बाकायदा तौर पर यह कहा जाता था कि ये रिश्वत का सबसे बड़ा जरिया है, इसको तो खत्म हो जाना चाहिए था, फिर इसको जदीद तरीके से लॉन्च किया जा रहा है। ये बिल्कुल ही आपने दुरुस्त फरमाया कि कोई ज़रूरत नहीं है हमें कागजी नोट रखने की, अब तो पूरी दुनिया से ख़त्म हो रहे हैं, बल्कि कैशलेस जो है वो ट्रांजैक्शन हो रही हैं, वो कार्ड्स के ज़रिए हो रही हैं। और कुछ 2-3 ममालिक जहाँ से ये हम जिन्होंने कोई 25-30 साल पहले ही आपको पता है प्लास्टिक किस्म के नोट बना लिए थे, जिसमें कनाडा भी है, इंडिया भी है, और उसको भी वो ख़त्म कर रहे हैं। और हम अभी उस तरफ से शुरू हो रहे हैं जहाँ लोगों ने 30 साल पहले अपनी जर्नी शुरू करके आज ख़त्म भी कर दी है। तो मेरा ख़्याल है ये पीछे रहने की जो हमारी आदत है और जो सोच है, वो ही ये हुकूमत की बातों से ज़ाहिर करती है कि बजाय हम कोई कंक्रीट काम करें, हम बिल्कुल ये महज जो एक फजूल की बातें हैं जिसका आज की दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, जिससे इकॉनमी बेहतर नहीं होने लगी, जिससे लोगों के हालात बेहतर नहीं होने लगे, जिससे मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होने लगा, अच्छा, बस उन बहसों में पड़े रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे एक तो है ना बात कि जनाब इससे बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मैं आज देख रहा था कि भाई इसमें छापेगा तो प्रिंटिंग हमारा स्टेट बैंक का, मगर हमें स्याही भी मंगवानी पड़ेगी, कारोबारी जो है वो यानी स्याही भी हम ठेका देंगे उसके बाद। बहरहाल मैं आता हूँ, ये जो पाबंदी लगी अपना पाकिस्तान पे उन्होंने कर दी, बाहर जाने पे हम लोगों को नीचे उतार रहे हैं लोग मैशियत के हवाले से, ये क्यों है? हम इतना पैसा बाहर $11 बिलियन की हमने इन्वेस्टमेंट कर दी एक साल में दुबई में, और बेशुमार हमारा पैसा बाहर पड़ा है, हम तो इतने अमीर लोग हैं, तो क्यों हमारे लोगों को वो वीज़े जो है वो तंगी हो रही है, और पासपोर्ट के हवाले से भी लोग बातें करते हैं। डॉक्टर साहब देखिए, जो इमेज किसी भी कंट्री का बनता है वो इस लिहाज से ही बनता है कि वो कैसे अपनी मईशत को और अपने लोगों को खुद फीड करता है। अब हम सारे बॉर्डर्स बंद कर लें तो क्या हमारा अपना नुकसान नहीं होगा? अगर हमसाया ममालिक के साथ हम कोशिश ना करें कि हम ट्रेड कर सकें तो फिर कहाँ ट्रेड करेंगे? दुनिया आप देख लीजिए कि चाइना के सबसे ज़्यादा इख्तलाफात होने के बावजूद, सरहदी मामलात बहुत ख़राब होने के बावजूद ट्रेड चलती है, और ट्रेड इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब अगर आप देखें तो चाइना और इंडिया की ट्रेड जो है वो तकरीबन जो चाइना और अमेरिका की ट्रेड होती थी उसके बराबर हो गई। 2 बड़े ममालिक जिनके यहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है वो आपस में ट्रेड कर रहे हैं। पाकिस्तान ट्रेड ही नहीं करना चाहेगा तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा? ये सारी बातें। लेकिन डॉक्टर साहब देखें, जो अमेरिका है उसने पाकिस्तान पर तो वीज़ों पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन भारत उसमें नहीं है। एक ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अमेरिका पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करे, कोई और भी मुतालबा कर सकता है, लेकिन ये भी यह साथ साथ खबर आ रही है वजारत खारजा की जानिब से कि इस पर जो है वो नजरसानी जो अमेरिका है वो करेगा। और ये भी खबर आ रही है सर कि यूरोप भी जो है वो पाबंदी लगाने पर जो है वो जा रहा है, यूएई भी पाबंदी लगाने में जा रहा है। ये कैसा होगा पाकिस्तान के बारे में? और दूसरा ये है कि अगर पाकिस्तानी बाहर ना जाएं, स्टूडेंट्स बाहर ना जाएं, हम अपना सिस्टम क्यों ना बेहतर कर लें और इतना बड़ा पैसा भी बचा लें और अपने स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने मुल्क के अंदर जो है बेहतरीन तालीम हासिल करें। ये कोई हर्ज नहीं है अपने इदारों को ठीक करना, मगर मैं अर्ज कर रहा था कि बाहर की ममालिक के साथ तो आपके तल्लुकात इस नज़र से ही देखे जाते हैं कि आप उनकी कितनी चीज़ें खरीदते हैं और आपको कितनी चीज़ें बेचते हैं। अब हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इतनी नीचे जा चुकी हैं, और अगर हमें बाहर से हमारे पाकिस्तानी जो है वो पैसा ना भेजे तो फिर तो हमारी सिचुएशन और भी ख़राब हो जाए। तो अभी जिस चीज़ ने हमें बचाए रखा हुआ है वो तो वही बाहर से पैसा आता है, अगर वो भी बंद हो जाएगा और कम लोग जाएंगे तो फिर जाहिर है हम तो इस पे बहुत बड़ा इन्हिसार करके बैठे हुए हैं। तो अगर आप अपनी मईशत को बेहतर नहीं करते हैं, उसको एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ नहीं करते हैं और अपने सरप्लस क्रिएट नहीं करते हैं, तो यूनिवर्सिटियाँ भी तो अच्छी बनाने के लिए अच्छे टीचर चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए। आगे जो यूनिवर्सिटीज हमने सर, जब पैसा आने की बात होती है सर, आज स्टेट बैंक ने अपने एक फिगर जारी की है, उन्होंने कहा है कि शहबाज हुकूमत ने 21 माह में 12,733 अरब रुपए का कर्जा लिया है। पहले भी कर्जा हम पर है जो कि मजमूई तौर पर 77,543 अरब रुपए हो चुका है। तो क्या सर इसकी यूटिलाइजेशन आपने देखी कि हमने जो 12,733 अरब रुपए का 21 माह में कर्जा ले लिया?
जी बिल्कुल, देखिए यूटिलाइजेशन इसकी मैं पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका और लिख भी चुका हूँ कि ये सारे का सारा हम एक समझिए कि डेट ट्रैप में हैं। पिछले सूद की अमाउंट देने के लिए और डेट सर्विस करने के लिए हम मज़ीद कर्ज़े लेते हैं। अगर इन कर्ज़ों से इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा होता, जैसे आपने फरमाया हेल्थ, एजुकेशन और कि हम अपने इदारे बेहतर कर रहे होते, तो फिर तो हम वाक़ई आगे चले जाते। मगर हम ये कर्ज़ा महज़ पुराने कर्ज़े ही उतारने के लिए ले रहे हैं और यही दरअसल पाकिस्तान का सबसे बहुत बड़ा शुक्रिया अलमिया है डॉक्टर कि इकराम हम उल हक साहब। 2-3 बातें डॉक्टर साहब ने हमें बताई। दुनिया में करेंसी खत्म की जा रही है, हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो फिर हम नोटों की तरफ क्यों आ रहे हैं? अब यहाँ हमने प्रोग्राम किए, डॉक्टर खाकान नजीब हैं, डॉक्टर इकराम उल हक हैं, ये कह रहे हैं कि हाँ जी डिजिटाइजेशन करें, और फिर ये मगर जाहिर है फिर कुछ टेको शेको का मामला अल्लाह अल्लाह जाने क्या है, हमें नहीं पता। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। मियाँ साहब आपसे खबरें लेंगे इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, अडियाला जेल में और उसकी गर्दनवा में क्या खबरें हैं, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियाँ साहब आपके पास अभी बता रहे थे बहुत सी खबरें हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का कुछ डेलीगेट्स आए हैं या डेलीगेशन आया है, वो भी पीएम साहब से मिले हैं, इसके हवाले से बताइए क्या खबरें हैं आपके पास इस्लामाबाद से? देखिए गाय साहब, आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो बैनुल अक़वामी वफ़द है वो पाकिस्तान के दौरे पर है और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की है। चाइनीज़ सफ़ीर भी इस मौके पर मौजूद थे और वज़ीर-ए-आज़म ने उनको वेलकम कहा। और जो पाक चाइना दोस्ती है और ताल्लुकात की 75 सालगिरह जो है वो उस पर जो है वो वहाँ बताया कि ये हम 75वीं सालगिरह जो है वो मना रहे हैं। और साथ उन्होंने सदर शी जिनपिंग जो हैं उनको उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया और उन्होंने बाकायदा तौर पर दावत दी है कि रवां साल चाइनीज़ सदर शी जिनपिंग जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा करें और सरकारी दौरे की उन्होंने दावत दी है। और ये दावत वो पहले भी जब वो चाइना गए थे वह उस वक्त भी देखे आए थे और अब भी उन्होंने ये दावत दी है। और ये कहा जा रहा है कि ब्रिक्स का इजलास जो है वो जो हो रहा है इस साल, उसमें शी जिनपिंग जो है वो चूँकि शिरकत करेंगे तो हो सकता है कि वो उस मौका पर पाकिस्तान से होकर उस इजलास में जाएं। ये वक्त जो है ये पूरे खित्ते में इस वक्त जो है वो दौरे कर रहा है और इससे चंद दिन पहले ये भारत में था और वहाँ इनकी मुलाकातें हुई थी। और जो दोस्ती है जब कायद साहब, इसका फ़र्क देख लीजिए, जब वहाँ पर मुलाकात हो रही थी और साथ साथ जो है वो भारतीय मीडिया वावेला कर रहा था कि चाइना जो है वहाँ उनके इलाके में एक सड़क बना रहा है और हालांकि वो चीन का इलाका था और वहाँ पर ही चाइनीज़ जो तर्जमान है उन्होंने कहा कि ये हमारा इलाका है, इसलिए भारत इस तरह की साजिश ना करे। और आज पाकिस्तान में जब उनका वफ़द जो है वो वज़ीर-ए-आज़म से मिला तो पाकिस्तान ने ये इस अज़्म का इरादा किया है कि चीन के साथ ताल्लुक हर हाल में गैर मुतज़लज़ल रहेगा। और हम ये खबर पहले भी दे चुके हैं कायद साहब कि ये जो साल है इसमें 3 बड़े सरबराहान के दौरे मुतवक्के हैं, जिसमें सदर शी जिनपिंग हैं, उसमें सदर पुतिन हैं और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हैं और हो सकता है कि सदर ट्रंप जो हैं वो भी पाकिस्तान का दौरा करें। ये दौरे मुतवक्के हैं, लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म ने बाकायदा तौर पर चाइनीज़ सदर शी जिनपिंग को पाकिस्तान के दौरे की बाकायदा दावत दे दी है। कायद साहब, अच्छा, ये तो मिले थे, वैसे तो ये मिल रहे हैं, बीजेपी के एक वफ्द से भी मिले थे, ब्रिक्स का जो इजलास है वो इंडिया में हो रहा है और ज़ाहिर शी जिनपिंग जाएंगे क्योंकि वो उनका ही एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है चाइना का कि उसमें अब आप देखें कि कल मैं खबर देख रहा था मियाँ साहब कि जो आपने खबर दी थी ना कि ये स्विफ्ट से स्विच ओवर करके कि चाइनीज़ जो सिस्टम आया है ये जो अदायगियों का आलमी तौर पर, उसमें मेरे ख्याल में 34 मुल्क और शामिल हो गए हैं और उसके अलावा कोई एक दिन में तकरीबन 70-80 बिलियन डॉलर का मैं कहीं देख रहा था कि वो उसमें लोगों ने अब स्विच कर रहे हैं अमेरिकन सिस्टम से। तो वो जहाँ पे इधर वेनेजुएला में घुस रहा है, इधर आ रहा है, ईरान में आ रहा है, तो ये अंदर से माशी बोलो राम उसका जारी है क्योंकि चाइना की यही पॉलिसी लगती है कि वो एंगेज नहीं करेगा मिलिटरीली और वो जिस रास्ते पे चल रहा है उधर वो अमेरिका ब्लीड होगा, उधर ब्लीड होगा और इधर उसका कल हमने खबर दी 1.2 ट्रिलियन का इसका ट्रेड सरप्लस था। तो ये सारी बातें हैं, मगर मियाँ साहब ये याद रखें, भले उसकी इंडिया से लड़ाई हो, उसका इंडिया का ट्रेड मेरा ख्याल है कि $100 बिलियन से ज़्यादा है। हमें इधर भी देखना चाहिए, करेंसियाँ छाप रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, वो कोई मैशदा भी मुँह सिर कर लो। बहरहाल चले अब आगे चलते हैं। अडियाला की क्या कहानी है मियाँ साहब, वो भी तो रोज़ाना ही एक कोई ना कोई स्टोरी होती है। मियाँ साहब देखें कायद साहब, जो अडियाला जेल के सुपरडेंट चेंज हुए हैं, जेल सुपरडेंट, ये सिर्फ वही नहीं हुए बल्कि ये 12 सुपरिटेंडेंट जो हैं वो चेंज हुए हैं पंजाब की तमाम जेलों से।
ये एक रूटीन है। की खबर है। अब्दुल गफूर अंजम जो हैं वो उनको फैसलाबाद में तैनात कर दिया गया और फैसलाबाद के जो सुपरिटेंडेंट जेल हैं साजिद बेग साहब, उनको जो है वो रावलपिंडी में तैनात कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि इनका टेन्योर मुकम्मल हो गया था। ये मेरे हाथ में नोटिफिकेशन है जिसमें 12 के 12 जो हैं वो तबादले मौजूद हैं, लेकिन इसको ज़रूर सोशल मीडिया की एक ज़ीनत ज़रूर बना है और इसमें मुख्तलिफ हवालों से बातचीत चल रही है कि शायद अब्दुल गफूर अंजम साहब जो हैं वो बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा सके और जो साजिद बेग साहब हैं उनको लाया गया है, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। इसमें यह कहा जा रहा है कि ये एक मामूल का तबादला था। ये भी हम जो कि फुटेज तमाम देख रहे हैं। सुपरिटेंडेंट के हुए हैं और जो अब्दुल गफूर अंजम साहब हैं उनको भी चेंज कर दिया गया है। अच्छा, ये मियाँ साहब की भी आज कोई यहाँ थी, कोई एयरपोर्ट का शायद कोई वो इफ्तिताह कर रहे हैं लाहौर में, पता नहीं, ये तो चले शायद आपके एयरपोर्ट के जी जी लॉन्ज का मैंने लॉन्ज देखा आज टीवी चैनल्स पे बाकायदा तौर पर एक तकरीब थी जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने ब्रीफिंग दी है और उन्होंने प्रेजेंटेशन दी है, बल्कि वो और इतनी तवील थी कि उस दौरान जो है वो मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहबा और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने एक स्टेट लॉन्च का जो है वो इफ्तिताह किया, लेकिन वो टीवी चैनल पर उस तरह नहीं दिखाया गया जिस तरह जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की जो तकरीब थी वो बिला तातुल जो है वहाँ पर दिखाई गई। और बाद में ज़रूर वजारत इत्तलात की जानिब से एक प्रेस रिलीज और एक खबर जो है वो हमें दी गई कि इसको जो है ब्रेक कराया जाए, फिर वो ब्रेक भी हुई, लेकिन वो जो है मियाँ नवाज शरीफ आज फिर नमूदार हुए और उन्होंने उस लॉन्च का जो स्टेट लॉन्च है ये तो बड़ी इज्जत दी है। लॉन्च इतने बड़ी शख्सियत हैं और एक लॉन्च के इफ्तिताह के लिए चले गए, मैं समझता हूँ बड़े दिल की बात है और हौसला अफजाई हुई होगी जो भी लोग वहाँ पे ये जिन्होंने ये लॉन्च बनाया है। लेकिन मियाँ साहब ये क्या बात की ज़्यादा, जो आप बिलावल भुट्टो साहब की बात करेंगे, तवील उन्होंने बात की, तो कुछ उसमें था कोई उसमें काम की बात भी थी? देखें काजी साहब, अभी जो बात हो रही थी हमारी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है नमूदार हुए हैं, असल में मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो आजकल मसरूफ़ हैं जुनैद सफदर साहब की जो शादी होने वाली है उस पर, और उसमें वो बड़े ही इसकी प्लानिंग भी कर रहे हैं बाकायदा, क्योंकि मनसूबाबंदी में बाहर हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, उन्होंने कई हवालों से मनसूबाबंदी की, तो इसमें भी बाकायदा तौर पर वो मसरूफ़ हैं और उसकी बाकायदा तैयारी भी कर रहे हैं। और बाकायदा तौर पर जो मेहमानान ग्रामी वहाँ पर आएंगे उनकी फहरिस्त तो उन्होंने खुद मुरतब की है और कहा जा रहा है कि बड़े बड़े मेहमान और बड़े बड़े VIP मेहमान जो हैं, हो सकता है गैर मुल्की मेहमान भी वहाँ पर आएँ और वो भी गैर। अच्छा मियाँ साहब, ये शादी भी उसी तरह मियाँ साहब ये उसी तरह सादगी से होगी शादी जिस तरह जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के भांजे की या भांजी की शादी हुई है, बड़े सुना बड़ी सादगी से हुई है, ये भी इसी तरह ही होगी। ज़ाहिर है गरीब मुल्क है हम मियाँ साहब, लेकिन नहीं काजी साहब, वो कहा यह जा रहा है कि ये मुकाबला होगा, क्योंकि वो शादी को बाकायदा बगौर देखा गया है कि उसमें क्या क्या हुआ, बाकायदा तौर पर कितने पैसे लगे, ये सारा हिसाब जो है वो लगाया गया है। अब जो यहाँ शादी होगी ये इससे बड़ी होगी, इसमें मुकाबला होगा, क्योंकि पंजाब की में शादी है, माशाल्लाह देखें शादी है और वहाँ जो हम भले गरीब से ही, हमारे हुक्मरान गरीब नहीं है, और हम देखेंगे कि कितने बातें हो रही थी, ये सूट कितने का है, ये पर्स कितने का है, अब माशाल्लाह भाग लग रहे हैं। इजाज़त दें, अगले हफ्ते मंडे को फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।